प्रिय छात्रों, कक्षा 10 के लिए श्वसन तंत्र, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, मानव के श्वसन तंत्र में मुख, नासारंध्र, श्वसन अंग के रूप में उपस्थित होते हैं। चित्र के अनुसार आप देख रहे हैं श्वसन का मूल मार्ग नासारंध्र से होते हुए वायु मुखगुहा, मुखगुहा से ग्रसनी, ग्रसनी से श्वास नली और श्वास नली से श्वास नली वक्ष गुहा में दो शाखाओं में बढ़ जाती है। इन दोनों शाखाओं को श्वसनी कहते हैं। श्वसनी वक्ष गुहा में दो भागों में विभाजित होकर बाएं और दाएं फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती है। बाएं और दाएं फेफड़े वक्ष गुहा में उरोस्थि के पार्श्व में दोनों ओर स्थित होते हैं। इन फेफड़ों के अंदर ये श्वसनी वृक्ष की भांति शाखान्वित हो जाती हैं। वृक्ष की भांति शाखान्वित होकर के आगे बार बार शाखाएं और बढ़ जाती हैं और इनके अंतिम सिरों पर वायु कूपिकाएं होती हैं, जो इन फेफड़ों के सतही क्षेत्रफल बढ़ाने का काम करते हैं। सतही क्षेत्रफल बढ़ने से फेफड़ों में अधिक वायु स्टोर हो सकती है, जिसको श्वसन हेतु काम में लिया जाता है। उसके बाद वक्ष गुहा, फेफड़ों के नीचे जो उदर गुहा और वक्ष गुहा को पृथक करने वाला जो पर्दा है, वो मध्यपट, अंग्रेजी में डायफ्राम कहते हैं। इस प्रकार श्वसन तंत्र के अंगों को दो भागों में बांट सकते हैं। ऊपरी श्वसन तंत्र, ऊपरी श्वसन तंत्र में मुख, नासारंध्र, ग्रसनी और लैरिंक्स, जिसे स्वरयंत्र कहते हैं। मुख श्वसन का वैकल्पिक मार्ग होता है, जबकि मुख द्वारा लिया गया श्वसन उत्तम नहीं माना जाता है, क्योंकि इससे अशुद्धियों के फेफड़ों में जाने के अधिक चांसेस रहते हैं, जबकि श्वसन का वास्तविक मार्ग नासारंध्रों को बताया गया है। इन नासारंध्रों के अंदर रोम छोटे छोटे पाए जाते हैं। इन छोटे छोटे रोमों की सहायता से वायु में उपस्थित धूल के कण, पराग कण, अन्य कार्बन कण जमा हो जाते हैं और शुद्ध वायु अंदर मुख गुहा से होते हुए ग्रसनी में पहुंच जाती है। नासारंध्रों की भीतरी भित्ति
श्लेष्मा युक्त होती है, जिससे ये नम बनी रहती हैं। यदि श्लेष्मा ना स्रवित हो तो इन भित्तियों के सूख जाने से वायु के बार बार घर्षण से इनकी भीतरी स्तर क्षतिग्रस्त हो सकता है। वायु नासारंध्रों से मुख गुहा में और मुख गुहा से एपिग्लोटिस उस वायु को ग्रास नाल में न जाने देता है और सीधे ही वायु अर्थात श्वास नली में डाल देता है। भोजन को ग्रास नली में और वायु को श्वास नली में डिवाइडेशन करने वाला जो अंग है वो एपिग्लोटिस है, घाटी ढक्कन है। एपिग्लोटिस की सहायता से ही वायु श्वास नली में और भोजन ग्रास नली में जाता है। जैसे ही वायु ग्रसनी के ऊपरी छोर से श्वास नली में प्रवेश करती है, यहीं पर गले में कंठ के पास स्वर यंत्र उपस्थित होता है। वायु जैसे ही स्वर यंत्र से लैरिंक्स से गुजरती है तो भिन्न भिन्न तारत्व की ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। ये भिन्न भिन्न तारत्व की ध्वनियाँ अलग अलग आवाज़ उत्पन्न करने में सहायक होती हैं। श्वास नली, इसके अंदर सी आकार के उपास्थियों से बने छल्ले होते हैं जो इस श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। यदि ये सी आकार के उपास्थियों के छल्ले ना हों तो श्वास नली थोड़ा सा दाब लगाने पर ही पिचक सकती है, जिससे श्वसन क्रिया अवरुद्ध हो जाएगी। श्वास नली वक्ष गुहा में पहुंचने के बाद बाएं और दाएं श्वसनी में बढ़ती है और बाएं और दाएं श्वसनी आगे फेफड़ों में शाखान्वित हो जाती हैं। इन फेफड़ों के अंदर वायु कूपकाएं अंतिम स्वरों पर तिम्बिका के आकार की बनी होती हैं, जिनकी सतह पर छोटी छोटी धमनिकाओं में रक्त प्रवाहित होता रहता है। उस रक्त में O2 HbO2 के रूप में उपस्थित होती है। इसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में रक्त इन वायु कूपकाओं की सतह पर आता है और Hb+O2 में परिवर्तित हो जाता है। रक्त में उपस्थित O2 विसरण विधि से वायु कूपकाओं में आ जाती है और पुनः हीमोग्लोबिन के अणु वायु कूपकाओं में उपस्थित O2 को ये Hb प्राप्त करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन में बदल देता है और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन रक्त में पहुंच करके कोशिकाओं में पहुंच जाता है और रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में जो हीमोग्लोबिन उपस्थित है वो वायु कूपकाओं की सतह पर आकर के हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाती है। अब ये हीमोग्लोबिन का अणु इस ऑक्सीजन को ग्रहण करके पुनः रक्त में मिला लेगा और कोशिकाओं में पहुंच जाएगा। वहां ऑक्सीजन पृथक हो जाएगी और हीमोग्लोबिन पृथक हो जाएगी। इस प्रकार से श्वसन की इस कार्यकी का और श्वसन तंत्र का संक्षिप्त वर्णन बाकी नेक्स्ट डे।
हाँ क्या रहा, एक बार चला करो।